ओके, सो आप लोगों ने अभी अभी अपना पेपर दिया। नीट जो बहुत दिनों से बेटा वेट कर रहे थे कि पेपर हो जाए, और बड़ी कंडीशंस के बाद, बड़ी मुश्किलों के बाद आपने ये पेपर दिया। पेपर देने के बाद एक बड़ी अच्छी बात रही कि हमारा पेपर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन ये सब एनसीईआरटी से थे। और मेरे पास एक सेट है F3। इस F3 सेट में से जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के सीक्वेंस की बेसिस पर मैं यहाँ पर आपको उन क्वेश्चन के आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं क्वेश्चन आपके सामने पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन इज प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। सो हमारे लिए बेसिकली ये क्वेश्चन डायबिटीज मेलाइटस से है। एज यू नो, डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी डिसीज है जो कि इंसुलिन नाम के हार्मोन की कमी की वजह से होती है। आपको मालूम है इंसुलिन हार्मोन का इसमें काफ़ी रोल है। इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियाज की दैट एंडोक्राइन एक्टिविटी की वजह से ये हार्मोन निकलता है। और जब कभी भी इंसुलिन हार्मोन डिक्रीज होने लगता है ब्लड में, तो ग्लूकोज कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ने लगती है। ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है ये ब्लड में बढ़ने लगती है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। और बढ़ा हुआ ग्लूकोज कंसंट्रेशन जब अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू लगभग 180 के आसपास है, ये वैल्यू क्रॉस कर जाता है, तो ये ग्लूकोज जो है वो यूरिन में पास होने लगता है। और देखिए क्वेश्चन यहां से उठाया गया। क्वेश्चन उठाया गया कि यूरिन में क्या पास हो रहा है, तब हम बताएंगे बीमारी डायबिटीज मेलाइटस हो गई है। अगर यूरिन में ग्लूकोज पास होने लगे, एंड दैट इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया, अगर ये पास होने लगे, ग्लूकोज पास होने लगे, ग्लाइकोसूरिया होने लगे, तो याद रखना यहाँ पर डायबिटीज मेलाइटस है। तो अब मैं ऑप्शन देखता हूँ। पहला ऑप्शन है कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया। दूसरा ऑप्शन है रीनल कैल्कुलाई एंड हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया तो है, लेकिन रीनल कैल्कुलाई का डायबिटीज मेलाइटस से कोई लेना देना नहीं। यूरीमिया एंड कीटोन्यूरिया। यूरीमिया का मतलब है दैट यूरिया बढ़ जाना ब्लड में, ऐसा नहीं है। यूरीमिया एंड रीनल कैल्कुलाई वो भी नहीं है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बढ़ता है जो ग्लाइकोसूरिया के साथ रहता है, एंड दैट इज नोन एज कीटोन्यूरिया। अब कीटोन्यूरिया क्या है? कीटोन बॉडीज जब कभी यूरिन में पास होने लगती हैं, तब इसे बोलते हैं कीटोन्यूरिया। याद रखना, लेटर केसेस में जब डायबिटीज मेलाइटस काफ़ी बढ़ जाए, तब लेटर केसेस में कीटोन बॉडीज भी बेटा यूरिन से पास होती हैं। और इस तरीके से ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया, जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 था, ऑप्शन नंबर ए था। ये ऑप्शन ए जो है ये डायबिटीज मेलाइटस के बारे में बताता है, दैट इज कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया। और इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ इस क्वेश्चन के बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है, and that question is known as, that is the question about matching। एक मैचिंग का क्वेश्चन है आपके सामने, मैं आपके सामने लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैचिंग का क्वेश्चन है। आपने देखा कि यहाँ पर लिखा होगा प्लेसेंटा, इसके अलावा आपने देखा होगा जोना पैलोसिडा, इसके अलावा आपने लिखा होगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और इसके अलावा लेडिंग सेल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, लेडिंग सेल्स। और इनको हमें मैच करना है। सामने लिखा होगा सर एंड्रोजन, आप देख ही रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं तो अच्छा है। इसके अलावा HCG हार्मोन लिखा हुआ है, HCG ह्यूमन कोरियोनिग्राफिक हार्मोन। लेयर ऑफ ओवम, ये तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है। और इसके बाद लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ये लिखा हुआ है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। अब हमको इनसे मैच करना है, मैचिंग करनी है। तो देखिए, एज वी नो, प्लेसेंटा से एक हार्मोन निकलता है HCG। कोरियोनिक विलाई जब बन जाती है तो प्लेसेंटा से एक हार्मोन निकलती है, कोरियोनिक विलाई से, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। जोना प्लेसिडा ओवम की लेयर है, इसके बाहर कोरोना रेडिएटा होती है, आपको मालूम है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस के काम आती है, ये भी आपको मालूम है। एंड लेडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन निकालती हैं, एंड दिस इज रिलेटेड विद द एंड्रोजन। और इस तरीके से आपने मैचिंग वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया होगा।
सो ये 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आपके पास एक तीसरा क्वेश्चन है, 93 क्वेश्चन है। अगेन ये मैचिंग का क्वेश्चन है। 93 वाला क्वेश्चन भी बेटा मैचिंग का है। इस सेट में मैचिंग का क्वेश्चन है। इसमें से आपके सामने लिखा होगा बीटी कॉटन, सॉरी इट इज नोन एज बीटी कॉटन, ओके। हाँ, तो बीटी कॉटन। इसके अलावा एडीए एंजाइम लिखा होगा, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। इसके अलावा आरएनए लिखा होगा, आरएनए इंटरफेरेंस। और इसके अलावा पीसीआर लिखा होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सामने लिखा होगा जीन थेरेपी, आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन, जीन थेरेपी, ओके। इसके अलावा आपके सामने क्वेश्चन लिखा होगा, आपके सामने लिखा होगा सेलुलर डिफेंस, सेलुलर डिफेंस, ओके। इसके अलावा आपके सामने लिखा होगा डिटेक्शन ऑफ एचआईवी, डिटेक्शन ऑफ एचआईवी, ये क्वेश्चन है। और इसके अलावा बैसिलस थुरिनजेनेसिस आपके सामने लिखा होगा, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ओके। सो बीटी कॉटन का रिलेशन बैसिलस थुरिनजेनेसिस से, बीटी फॉर बैसिलस थुरिनजेनेसिस। एडीए का जीन थेरेपी से रिलेशन है, आरएनए का सेलुलर डिफेंस से रिलेशन है, एंड पीसीआर आजकल हम लोग डिटेक्शन ऑफ एचआईवी में यूज कर रहे हैं। सो आप मैच कर लीजिए, इसका आंसर होगा आंसर 3। 93 में ऑप्शन 3 जो होगा वो इसका आंसर होगा। सो 93 के बाद हमारे पास एक 94 क्वेश्चन आता है। 94 हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, हेयर इज द क्वेश्चन 94। 94 क्वेश्चन जो हमारे पास है, जिसमें लिखा था सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए इन द वेक्टर। आपके सामने क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, लिखा हुआ कि सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए। तो पहली बात तो हम लोगों ने किसी भी वेक्टर के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको एक वेक्टर, आर्टिफिशियल वेक्टर PBR 322 कभी ना कभी पढ़ाया है, और मैंने उसकी एक साइट पढ़ाई थी, ORI साइट, आपको याद होगा ORI साइट, दैट इज नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ साइट। ORI साइट के 2 फंक्शन होते हैं, एक तो ये इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन करता है, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, और दूसरा कॉपी नंबर, इट कंट्रोल द कॉपी नंबर, एक कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट विल बी ORI साइट, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए इन द वेक्टर इज नोन एज ORI साइट। और इस तरीके से 94 क्वेश्चन भी आपके सामने से सॉल्व हो गया। 94 क्वेश्चन के बाद हम लोग 95 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने 95 क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। तो सबसे पहली बात तो वो आपसे केवल और केवल एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक्स पूछना चाहते हैं। वो पूछना चाहते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक्स आपको क्या क्या आती हैं। यू नो दैट अगर हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर लिया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है हमने टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया, टेस्ट ट्यूब बेबी। और टेस्ट ट्यूब बेबी में हम लोगों ने देखा था 16 सेल स्टेज तक कंडीशन जाती है, उसके बाद वाली कंडीशन जाती है। तो याद रखना हम इसको कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी वाला कंडीशन है, इसको या तो हम लोग प्लेस कर सकते हैं फैलोपियन ट्यूब में, और या तो हम लोग इसको यूट्रस में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हम इसको 16 सेल स्टेज या उसके पहले ट्रांसफर करें तो हम लोग इसको याद रखना 8 सेल स्टेज या उसके पहले ट्रांसफर करें तो हम लोग कहाँ पर करेंगे, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जिफ्ट, ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन, ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और अगर उसके बाद ट्रांसफर करें तो IUT, इट इज नोन एज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, IUT। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है जिसमें हम लोगों को बेटा एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक देखनी है, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में पढ़ना है। ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर की 2 टेक्निक आपने देख ली, एक जिफ्ट देख ली और एक IUT देख ली। सो हियर इज द आंसर जिफ्ट एंड IUT। और 95 का जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये ऑप्शन नंबर 3
ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ये लगाना है। सो इस तरीके से आपने 90 आई थिंक इट वॉज 96, आई एम सॉरी दिस क्वेश्चन वॉज 96। ओके 96 के पहले हमारे पास एक क्वेश्चन 95 है जो लकीली हम लोगों से बेटा बैड लक से हमारे लोगों से गलत हो गया, यानी हम पहले आ गए। तो 95 में फिर से एक मैचिंग क्वेश्चन है। 95 का क्वेश्चन ये मैचिंग का है और इस मैचिंग को हम लोग फिर से मेंटेन करेंगे, 95 को मेंटेन करेंगे। और देखिए भाई इसमें क्या क्या है। पहला तो है 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स, 6 से 15 पेयर ऑफ गिल्स। इसके अलावा हेट्रोसीकल, ये दूसरा पॉइंट है, हेट्रोसीकल कॉर्डल फिन्स, कॉर्डल फिन्स। इसके अलावा एयर ब्लैडर है, एयर ब्लैडर है। इसके अलावा पॉइजन स्टिंग है, पॉइजन स्टिंग है। अब इसको मैच कराना है। मैच कराते वक्त यहां पर इन्होंने लगाया है ट्राइगॉन, इसके अलावा साइक्लोस्टोम्स, इसके अलावा आपके पास है कॉन्ड्रिक्थिस और इसके अलावा आपके पास है ऑस्ट्रिक्थिस। अब आपको मालूम है कि जो 6 से 15 पेयर ऑफ गिल्स हैं इनको हम लोग साइक्लोस्टोम्स की तरफ लेके जाएंगे। आपको मालूम है हेट्रोसीकल ये कॉन्ड्रिक्थिस में है, एयर ब्लैडर ऑस्ट्रिक्थिस में है एंड पॉइजन स्टिंग ट्राइगॉन में है। तो अब आप इसको मैच करा सकते हैं, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, ओके, और इसके बाद डी का 1। सो द ऑप्शन नंबर इज थर्ड। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड है जो आपको मैच कराना है। सो हियर इज द क्वेश्चन 95। ऑल्दो 96 मैंने पहले से ही डिस्कस कर दिया है, मैं फिर से बता दूं, चूंकि सीक्वेंस में आप लोग देख रहे होंगे तो मैं एक बार और बोल देता हूं। 96 क्वेश्चन का आंसर जिफ्ट और आईयूटी है। जिफ्ट और आईयूटी ये इट इज एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक्स, ये एक तरीके की एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक्स हैं। इनमें हम लोग एम्ब्रियो का ट्रांसफर करते हैं, ओके। इसके अलावा 96 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97 है, क्वेश्चन नंबर 97 एंड इट इज रिलेटेड विद द इंस्पायरेशन। सो आपके सामने इंस्पायरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। सांस लेते वक्त क्या होता है? सांस लेते वक्त क्या होता है? हमारा चेस्ट बाहर आना चाहिए, डायफ्राम नीचे जाना चाहिए और पल्मोनरी कैविटी जो है, पल्मोनरी कैविटी उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए और प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए ताकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर जाए। सो अब हम लोग देख सकते हैं क्या क्या होगा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में जब भी डायफ्राम, सी दिस, अगर ये स्टर्नम है और ये डायफ्राम है, ये वर्टिब्रल कॉलम है और यहाँ इंटरकॉस्टल मसल्स है। सो डायफ्राम रिलैक्स कंडीशन में डोम शेप होता है। तो अगर डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो इस पोजीशन पे आएगा, फ्लैट पोजीशन पे आएगा। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होना चाहिए, पहला बात, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इसके अलावा यहां पर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये भी होना चाहिए। और ऐसा होने पर पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर घट जाएगा और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इंस्पायरेशन होगा। सो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ए ऑप्शन सही है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम हो रहा। फिर दूसरा सेगमेंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल, ये भी सही है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, सी ऑप्शन गलत है, सी सेंटेंस गलत है। और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस,
ये भी गलत है। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करेगा, तभी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ये दोनों पॉइंट गलत है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होगा और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होगा। तो स्टेटमेंट ए एंड बी दोनों सही है। इस तरीके से ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो होगा उसे हम लोग करेक्ट मानेंगे, बाकी को गलत मानेंगे। इसके अलावा लो 97 के बाद हमारे पास 97 के बाद हमारे पास क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन 98 है और ये ईसीजी से रिलेटेड है। वी ऑल नो पी क्यू आर एस एंड टी, ये कुछ वेव है। आपको मालूम है पी वेव पॉजिटिव वेव है, क्यू वेव निगेटिव वेव है, आर वेव पॉजिटिव वेव है, एस वेव निगेटिव वेव है और टी वेव पॉजिटिव वेव है। और ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इनका ग्राफ है, इसको हम लोग ग्राफ के रूप में बना रहे हैं। तो याद रखना, ऐसे नोट से जब कभी भी बेटा वेव आगे बढ़ती है, कॉन्ट्रैक्शन वेव बढ़ती है, तो सबसे पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सो पी वेव एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ मूव करता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताता है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है इट इज डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ओके, इसके बाद आता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। एट्रिया के बाद ये वेव वेंट्रिकल पे पहुंचती है और वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन के बारे में बताती है क्यू आर एस, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। और इसके बाद टी वेव है जो कि रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स के बारे में बताती है। सो इस तरीके से पी वेव, क्यू आर एस वेव और टी वेव, ये हमारे पास इनके फंक्शन है। अब क्वेश्चन पूछा गया है क्यू आर एस के लिए, आप क्वेश्चन के आपके सामने है, तो बोल रहे व्हाट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट। सो आपको मालूम है क्यू आर एस इट इज द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने है। आप इन क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए। ओके, देन देर इज वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 ऑफ दिस सेट। आपके सामने क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। और क्वेश्चन में लिखा हुआ द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ, यू नो दैट एंटेरोकाइनेज जो नाम का जो एंजाइम है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकलता है, एंटेरोकाइनेज। ठीक है, अब ये क्या करता है, ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करता है, ट्रिप्सिन को एक्टिव फॉर्म में लाता है। तो आपको मालूम है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिनोजेन। सो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम है एंटेरोकाइनेज। अब ये ट्रिप्सिन जो है ये अदर एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, ये दूसरे एंजाइम के एक्टिवेशन में हेल्प करता है। सो वी कैन से एंटेरोकाइनेज एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजेन इनटू ट्रिप्सिन एंड देन ट्रिप्सिन अदर एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99। इसके बाद आप देखिए आपके इसी सेट में क्वेश्चन नंबर 100, उसको भी देख लीजिए। फिर उसमें दिया गया है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने आ गया है, दैट इज नोन एज आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से करेक्ट स्टेटमेंट को पता लगाने के लिए बोला गया कि क्या क्या करेक्ट स्टेटमेंट होता है। पहला पॉइंट है, बोला गया इलियम, इलियम ये लिखा हुआ है इलियम, आई थिंक स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इलियम। इलियम इज हाईली क्वाइल्ड पार्ट। चलिए देखते हैं हम लोग। आपको याद होगा स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन चालू होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पार्ट होता है डियोडेनम, और डियोडेनम के बाद हमारे पास पार्ट होता है जेजुनम, और जेजुनम के बाद यहाँ पर हाईली क्वाइल्ड पार्ट होता है, दैट इज नोन एज इलियम।
इलियम, इलियम फर्दर कंटिन्यू रहता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसमें सीकम, कोलॉन, रेक्टम, ये आपको मालूम है। सो इन्होंने पूछा इलियम इज हाईली क्वाइल्ड पार्ट, यस बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम डिओडेनम, नहीं, डिओडेनम की बजाय वो सीकम से अराइज होती है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, दूसरा ऑप्शन गलत है। इसके बाद बोला है कि इलियम ओपन इनटू इंटेस्टाइन, नो, इलियम इटसेल्फ इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो ओपन नहीं होगी। सेरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये भी गलत बात है। आपको मालूम है सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। थैंक यू वेरी मच।